वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद प्रियंका श्रीवास्तव पर। सोशोलॉजी का सैम्पल पेपर 1 हम लोग देख चुके हैं, जो 4 पार्ट में आया था। ये सैम्पल पेपर 2 है और इसको भी हम 4 पार्ट में देखेंगे। और जो आज का वीडियो है ये है हमारा पहला पार्ट, यानी MCQs का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। असर्शन रीजन बेस है ये हमारा। An unjust social system allowed a wealthy and privileged minority। एक अन्यायपूर्ण जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो अलाउ करती है वेल्दी और प्रिविलेज। तो वेल्दी का मतलब होता है धनी, जिनके पास पैसा है, और प्रिविलेज जिनको विशेष अधिकार प्राप्त हैं, ऐसी माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी का मतलब यहाँ धर्म से नहीं है, माइनॉरिटी का मतलब लिया गया है जो लोग नंबर में कम हैं, यानी ऐसे लोग जो अमीर हैं, जिनको विशेष अधिकार प्राप्त हैं, उनको आराम पूर्वक विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए ये अवसर प्रदान करता है। और जबकि वास्ट मेजॉरिटी, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो संख्या में ज़्यादा हैं, वह फोर्स्ड लिव इन पॉवर्टी, उनको मजबूर किया जाता है गरीबी में रहने के लिए। रीज़न हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी एंड स्टारवेशन were caused by unequal distribution। गरीबी और जो भुखमरी है, इसका मुख्य कारण क्या है कि आर्थिक संसाधनों को गलत तरीके से असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, rather than the population growth। यानी इसका कारण पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, आर्थिक संसाधनों का असमानतापूर्वक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका सही आंसर देखना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू। ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना कि जो माइनॉरिटी का मतलब और जो मेजॉरिटी का मतलब, इन दोनों को हमने धर्म से नहीं जोड़ा है। बस यहाँ ये बताया गया है कि माइनॉरिटी मतलब जो लोग कम है नंबर में, और मेजॉरिटी जो लोग ज़्यादा है नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। In agroclimate context, famines were primarily the result of। अगर खेती की और जलवायु की, खेती के संबंध में जलवायु की बात करें तो फेमाइन यानी अकाल का मुख्य कारण क्या हो सकता है? सो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फेलियर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का फेलियर हो जाना। पुअर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़, व्यापार और जो ट्रांसपोर्टेशन है इससे संबंधित समस्याएं। हाई पॉवर्टी, गरीबी का अत्यधिक होना। क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन यानी लंबे समय तक लोगों का कुपोषित होना। रैपिड अर्बनाइजेशन, तेज गति से शहरीकरण का होना। एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या का बहुत ज़्यादा संख्या में होना और पॉपुलेशन विस्फोट वाली सिचुएशन का हो जाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाई पॉवर्टी और क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। हाई पॉवर्टी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो ज़मीन को सुधारने के लिए जो पैसा लगना है वो वहाँ पर नहीं लगा पाते हैं। सपोज़ कीजिए पानी एक्स्ट्रा देना है अलग से, क्योंकि वो लोग खेती के लिए डिपेंड करते हैं रेन वाटर पर, वो बारिश पर निर्भर करते हैं। क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, और खेती में क्या है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, और जो लोग पहले से ही कुपोषित हैं वो खेती में इतने ज़्यादा एफर्ट और इतने ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द थर्ड जेंडर। जब हम थर्ड जेंडर की बात करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? थर्ड जेंडर रेफर्स टू द सोशल कैटेगरी। ये एक ऐसी सामाजिक कैटेगरी है ऑफ पर्सन हु आर नीदर मेल नॉर फीमेल, यानी पर्सन जो ना तो महिला है और जो ना ही पुरुष है। इनफैक्ट द कैटेगरी प्रेजेंट द पर्सन्स हैविंग ऑल्टरनेटिव्स ऑफ बोथ जेंडर्स, मेल और फीमेल। यानी यहाँ पर जो पर्सन है उसके पास दोनों चॉइस अवेलेबल होती हैं कि वो मेल भी बन सकता है और फीमेल भी बन सकता है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर सेल्फ एज थर्ड जेंडर इज बेस्ड ऑन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, हाउ एवर इन वेरियस सिचुएशन। कि जो अलग अलग स्थितियां हैं, जो वेरियस सिचुएशन है, अपने आप को हमें क्या समझना है, ये डिपेंड करता है हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग पर कि हम मेल बनना प्रेफर करते हैं या फीमेल बनना प्रेफर करते हैं। तो हाँ, ये तीनों ही ऑप्शन इसके बारे में सही बताते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी असर्शन रीजन बेस्ड है हमारा। तो असर्शन हमारा यहाँ ये बता रहा है कि स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिटी, कोई जो स्पेशल समुदाय है, एंड द मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्टेट, और जो हमारी आधुनिक स्टेट है, जो आधुनिक राज्य हैं, उनके बीच में कोई नो नेसेसरी रिलेशन, कोई भी आवश्यक संबंध नहीं है। किनके बीच में? एक बार फिर से बता रही हूँ मैं आपको।
स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिटी, कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी हो या फिर मॉडर्न स्टेट हो, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब रीज़न क्या बताता है, एनी ऑफ द मैनी बेसिस ऑफ द कम्युनिटी आइडेंटिटी, यानी जो डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी आइडेंटिटी होती हैं, जैसे कि लैंग्वेज हमारी कम्युनिटी आइडेंटिटी हो सकती है, रिलीजन, एथनिसिटी और बहुत सारी हमारी आइडेंटिटी मे और मे नॉट लीड टू द नेशन फॉर्मेशन। ये जितनी भी आइडेंटिटी हैं ये राष्ट्र निर्माण की ओर लेकर भी जा सकती हैं और नहीं भी लेकर जा सकती हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान बनाया गया है वो पाकिस्तान बनाया गया है रिलीजन के बेस पर, धर्म के बेस पर। ईरान बना है धर्म के बेस पर बना है, ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो अगर क्योंकि ये धर्म से संबंधित हैं तो ये मॉडर्न स्टेट नहीं है। अगर ये धर्म से संबंधित या स्पेसिफिक आइडेंटिटी से संबंधित नहीं होते तो ये मॉडर्न स्टेट बन जाते। हाँ, दोनों बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो नाउ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। How does the persistence of social stratification across generation relate to the practice of endogamy within system like caste system? यानी ये जो जाति का जो पूरी व्यवस्था है, हमारा जाति व्यवस्था के अंदर जो हम अंतर जातीय विवाह की बात करते हैं, एंडोगैमी की बात करते हैं, ये सामाजिक स्तरीकरण को कैसे बढ़ाता है? समाज में जो स्ट्रैटिफिकेशन है उसको अंतर जातीय विवाह कैसे बढ़ाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, एंडोगैमी डिसरप्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बाय एनकरेजिंग इंटरकास्ट मैरिज। यानी कि जो एंडोगैमी है, हमारी अंतर जातीय विवाह है, वो इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करता है और इससे क्या होता है, जो समाज का स्तरीकरण है वो डिसरप्ट हो जाता है, वो एक सिस्टम बाधित हो जाता है। विच ब्लर कास्ट लाइन, जैसे जो जाति की संबंधित जो लाइनें हैं वो ब्लर यानी कि धुंधली हो जाती हैं। तो नहीं, एंडोगैमी हमारे स्ट्रैटिफिकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेकेंड, एंडोगैमी रेनफोर्स सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। एंडोगैमी मजबूत करता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को, तो हाँ करता है, बाय मेंटेनिंग डिस्टिंक्ट कास्ट बाउंड्रीज, यानी अलग अलग कास्ट को अलग अलग डिवाइड करके, एंड प्रिवेंटिंग सोशल मोबिलिटी, और एक कास्ट को दूसरी कास्ट में मिलने से रोकता है। हाँ, ये हमारा सही हो सकता है लेकिन ये हमारा गलत है, ये एंडोगैमी के बारे में सही नहीं बताता है। एंडोगैमी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण पर एंडोगैमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, हमारे समाज में जो जाति है या जो अंतर जातीय विवाह है वो सामाजिक स्तरीकरण को निश्चित करते हैं। डी है हमारा, एंडोगैमी रिड्यूस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अंतर जातीय विवाह सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को कम करते हैं, नहीं। एंड बाय प्रमोटिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिसोर्सेज। एंडोगैमी में सोशल रिसोर्सेज का कुछ लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई आइडियोलॉजी सपोर्टिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें बताना है उस आइडियोलॉजी के बारे में जो स्ट्रैटिफिकेशन को सपोर्ट करती हैं। और कैसा स्ट्रैटिफिकेशन? जो कास्ट पर आधारित होता है। तो ऐसे जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो स्पेशली हाई सोशल प्रिविलेज वाला एक ग्रुप होते हैं, उनसे संबंधित होती है, या वही वाले लोग होते हैं जिनको समाज में विशेष अधिकार मिले हुए होते हैं। यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको समाज में विशेष अधिकार मिले हुए होते हैं वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की जो फीलिंग है उसको सपोर्ट क्यों करते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑप्शन में देखना है, बिकॉज हायर सोशल प्रिविलेज लीड टू अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द इनजस्टिसेस विद इन द स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। क्योंकि जो हायर सोशल प्रिविलेज लोग हैं उनमें अवेयरनेस की कमी है। किसके बारे में? अन्याय के बारे में अवेयरनेस की कमी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हायर सोशल प्रिविलेज रिजल्ट इन इंक्रीज्ड सोशल मोबिलिटी एंड डिक्रीज सपोर्ट फॉर स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। यानी ये जो हायर सोशल प्रिविलेज है ये बढ़ाता है किसको? सोशल मोबिलिटी को, यानी लोग एक दूसरे में मिलें, और कम करता है स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम को। ये भी ऐसा नहीं है। हायर सोशल प्रिविलेज आर ऑफन अकम्पेन्ड बाय ग्रेटर एक्सपोजर ऑफ द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रैटिफिकेशन एंड रेनफोर्सिंग इट्स लेजिटिमेसी।
अर्थात हायर सोशल प्रिविलेज वाले जो लोग हैं उनको इस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, इसके फ़ायदे के बारे में पता होता है कि वो कहाँ से इसमें अपना बेनिफिट ले सकते हैं, और इसीलिए वो इसको क्या करते हैं, रेनफोर्स, यानी कि इस वाले कानूनी सिस्टम को, स्तरीकरण के सिस्टम को ये लोग सपोर्ट करते हैं या फिर सही बताते हैं। हाँ, ये सही हो सकता है। दोज विद हायर सोशल प्रिविलेज एक्टिविटी सीक टू डिसमेंटल द स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम टू प्रमोट इक्वालिटी। अर्थात हायर सोशल प्रिविलेज वाले जो लोग हैं वो डिसमेंटल, समाप्त करना चाहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम को, टू प्रमोट इक्वालिटी, समानता को प्रमोट करने के लिए। नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो स्तरीकरण वाला सिस्टम है कि कौन बड़ा, कौन उससे छोटा, कौन उससे छोटा, तो जो हायर सोशल प्रिविलेज वाले लोग हैं वो चाहते हैं ये सिस्टम बना रहे, क्योंकि अगर ये सिस्टम बना रहेगा तभी उनको सारे बेनिफिट मिलेंगे, और जो नीचे वाले जो लोग हैं ये लोग उनके कंट्रोल में काम करते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हमारा, असर्शन रीजन बेस्ड इन दोज एरियाज वेयर अ हाईली सेंसिटाइज कास्ट ग्रुप वॉज डोमिनेंट। ऐसे एरिया जहाँ पर हाई कास्ट डोमिनेंट में है, द कल्चर ऑफ द एंटायर रीजन अंडरवेंट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेंसिटाइजेशन। वहाँ का जो टोटल एरिया है वहाँ सेंसिटाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। अब दूसरा रीज़न क्या बताता है, इन रीजन वेयर द नॉन सेंसिटाइज्ड कास्ट वर डोमिनेंट। ऐसे एरिया जहाँ पर गैर संस्कृतिकरण वाली जातियाँ डोमिनेंट में हैं, इट वाज देयर इन्फ्लुएंस दैट वाज स्ट्रॉन्गर, यानी वहाँ पर उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा है। तो स्टेटमेंट तो दोनों हमारी ट्रू हैं, लेकिन अगर हम पूछें क्या आर ए को एक्सप्लेन करता है, यानी आर अगर ये बताता है कि इसका रीज़न क्या है, तब तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ए एंड आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट बताना है कि वो करेक्ट है यहाँ पर। सो पहला पॉइंट क्या है हमारा, द टर्म संस्कृताइजेशन वॉज कॉइन्ड बाय एम.एन. श्रीनिवास। ये बिल्कुल सही है, संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने। एक कॉन्सेप्ट और दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने, वो था हमारा डोमिनेंट कास्ट का, तो ये हमारा सही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, संस्कृताइजेशन ऑफ अ ग्रुप हैज़ यूजुअली द इफेक्ट ऑफ इम्प्रूविंग इट्स पोजीशन इन द लोकल कास्ट हायरार्की। यानी संस्कृताइजेशन के द्वारा जो कास्ट हैं वो प्रयास करती हैं अपनी स्थिति को समाज में ऊपर उठाने का। ठीक है, ये भी हाँ हमारा सही है। संस्कृताइजेशन में यही होता है कि जो लोअर कास्ट होती हैं वो अपर कास्ट के जितने भी ट्रेडिशन रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करती हैं, ताकि वो भी अपने आप को अपर कास्ट जैसा समझ सकें। संस्कृताइजेशन सीम्स टू जस्टिफाई, संस्कृतिकरण जस्टिफाई करता है, यानी इस मॉडल को वो बिल्कुल सही ठहराता है। कौन से मॉडल को, रेस्ट ऑन इनइक्वालिटी, यानी जो असमानता को प्रमोट करता है, एंड एक्सक्लूजन यानी बहिष्करण के नियम को प्रमोट करता है। इसमें यही बताया जाता है कि एक ही संस्कृति ठीक है और दूसरी संस्कृति जो है वो नीचे संस्कृति मानी गई है, तो इसलिए आप एक ऐसी संस्कृति को अपनाएं जो हाई वो हो और जिसके द्वारा जाति के सिस्टम में आपकी स्थिति में सुधार हो सके। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन असर्शन रीजन हमारे पास है, द एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर इज ऑफन यूज टू रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग। जो हमारा कृषि से संबंधित जो स्ट्रक्चर है, एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर है, कृषि संरचना, ये बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी किसके पास कितनी ज़मीन है। ठीक है, हाँ सही है ये। एग्रीकल्चर लैंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स इन रूरल एरियाज़। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जो खेती की जो ज़मीन है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या उत्पादन देती है हमें। एंड एक्सेस टू लैंड शेप, यानी जिसके पास जितनी ज़मीन है, इट शेप्स द रूरल क्लास स्ट्रक्चर। ये रूरल का जो हमारी एक संरचना है उसको हमारी बिल्कुल डीपली बताती है। अर्थात अगर आपके पास लैंड का एक्सेस बहुत ज़्यादा है तो आपका क्लास हाई माना जाएगा, लैंड आपके पास कम है तो आपका क्लास लो माना जाएगा। इसमें हमें देखना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट बताना है कि वो इनकरेक्ट, गलत है।
अबाउट द वर्क्स ऑफ थ्योरिस्ट इन रिगार्ड ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट सामाजिक आंदोलन से संबंधित जो थ्योरीज दी गई हैं, जो वर्क दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा दुर्खिम के बारे में बताता है। दुर्खिम राइटिंग्स अबाउट द डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर हमारा दिया था दुर्खिम ने। हाँ ठीक है, ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, धर्म से संबंधित जीवन के बारे में बताया था। हाँ, एंड इवन सुसाइड का थ्योरी भी हमारा किसने दिया था? दुर्खिम ने दिया था। एंड मिरर हिज कंसर्न अबाउट हाउ सोशल स्ट्रक्चर इनेबल सोशल इंटेग्रेशन, और उनकी चिंताओं को भी बताता है। कंसर्न का मतलब है चिंता है, उनकी चिंताओं को भी बताता है कि जो हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो कैसे सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहित करती है। हाँ, ये हमारा बिल्कुल सही है। और पूछा क्या गया है, विच वन इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। सेकंड हमारा ईपी थॉम्सन, एक हमारे पास हिस्टोरियन थे ईपी थॉम्सन, शोड दैट क्राउड एंड मोब वर नॉट मेड ऑफ एनार्किक हॉलिजन्स। एनार्किक का मतलब होता है अराजक और हॉलिजेंस का मतलब होता है गुंडे जैसी पर्सनालिटी। तो भीड़ और जो हमारे जन समूह हैं, ये क्या केवल एक ग्रुप नहीं है, या इसमें केवल अराजक गुंडे ही नहीं होते हैं, बल्कि एंड वर गाइडेड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। वो किसके द्वारा गाइड किए जाते हैं? नॉर्म्स यानी कुछ नियमों के द्वारा और कुछ मूल्यों के द्वारा। तो हाँ, हमने अपने सोशियोलॉजी में पढ़ा है कि ईपी थॉम्सन ने ऐसा बोला है। तो ये तो दोनों ही सही है हमारे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीदर ए नॉर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। So how did the process of liberalization in India affect the role of international institution in the country's economic policies? हमारे कंट्री की, किसी भी देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं, उनको लिबरलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, वो कैसे प्रभावित करता है। या उदारीकरण की प्रक्रिया में जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इनकी जो रोल है उसको कैसे प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, लिबरलाइजेशन रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण के द्वारा क्या होता है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका इफेक्ट कम हो जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ फॉरेन लोन्स एंड एक्सटर्नल रेगुलेशन, क्योंकि उसमें जो विदेशी लोन है उसकी डिमांड को कम कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन में नहीं होता। लिबरलाइजेशन परमिशन देता है कि हम भी कहीं और ट्रेड कर सकते हैं, कोई हमारे यहाँ भी ट्रेड कर सकता है, और इसमें अलग अलग यूनाइटेड नेशन लेवल पर भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिबरलाइजेशन इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन कौन से जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जिनका प्रभाव यहाँ पर बढ़ा है, वो है हमारे IMF एंड WTO। सेकेंड हमारा, लिबरलाइजेशन इंक्रीज्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड WTO। यानी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारे, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके प्रभाव को ये बढ़ाता है। IMF हमारा बना था 1994 में, और WTO बना था हमारा 1995 में। ठीक है। एंड बाय इनकॉर्पोरेटिंग देयर कंडीशन इनटू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, क्योंकि जो भारत की आर्थिक नीतियां हैं, जो इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, उसमें हम IMF और WTO की कंडीशंस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ, ये सही हो सकता है कि IMF हम देखते हैं फंडिंग प्रोवाइड करवाता है, WTO ट्रेड करने के लिए एक वर्क स्पेस प्रोवाइड करवाता है। सो लिबरलाइजेशन कंप्लीटली आइसोलेट इंडिया फ्रॉम इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ये जो लिबरलाइजेशन है, उदारीकरण है, इंडिया को अलग करता है। आइसोलेट का मतलब अलग करता है, फ्रॉम इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। लिबरलाइजेशन कंप्लीटली आइसोलेट इंडिया फ्रॉम इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। उदारीकरण भारत को अलग करता है, जो दूसरे आर्थिक संस्थान हैं उनसे बिल्कुल अलग करता है। फोकसिंग सोलली ऑन डोमेस्टिक रिफॉर्म, और क्या केवल घरेलू सुधार पर ही ध्यान केंद्रित करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लिबरलाइजेशन हमें भी ट्रेड करने के लिए मोटिवेट करता है, और जो दूसरे कंट्री हैं उनको भी ट्रेड करने के लिए मोटिवेट करता है। फोर्थ, लिबरलाइजेशन लीड टू डिक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। उदारीकरण कम करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, विदेशी जो लोग, जो विदेशी हमारे यहाँ अमाउंट है
और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को भी ये कम करता है। मिनिमाइजिंग द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने आपको बताया IMF और WTO, इनके रोल को भी ये धीरे धीरे कम करता है। नहीं, IMF इनके रोल को प्रमोट करता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज अ की अजम्पशन बिहाइंड इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। इंडिया की जो उदारीकरण की नीति है, हमें उसकी एक अजम्पशन मान्यता बतानी है। दैट कंट्रास्ट, जो क्या थी, कंट्रास्ट मतलब जो अपोजिट थी, अगेंस्ट थी विद द अर्लियर इकोनॉमिक अप्रोच, मतलब पहले का जो इनका आर्थिक दृष्टिकोण था उससे वो अलग थी। दैट इंक्रीज्ड स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी वुड फोस्टर ग्रेट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी अर्थव्यवस्था पर जो स्टेट का कंट्रोल होगा वो ग्लोबल कंपटीशन को बढ़ाएगा। दैट रिमूविंग ट्रेड रेगुलेशन वुड प्रोटेक्ट इंडियन बिजनेस फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन, अर्थात व्यापार संबंधी जो ट्रेड रेगुलेशन है, रिमूविंग व्यापार संबंधी नियम को हटाने से इंडिया के जो बिजनेस हैं वो बच जाएंगे या सुरक्षित रहेंगे इंटरनेशनल कंपटीशन से, अंतर्राष्ट्रीय जो कंपटीशन है उससे ये बच जाएंगे। That integrating into the global market would benefit the Indian economy despite previous protectionist policies, यानी कि वर्ल्ड के मार्केट से जुड़ने से, ग्लोबल मार्केट के साथ जुड़ने से इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको बेनिफिट होगा। दे रिलाइंग ऑन इंटरनेशनल लोन वुड रिड्यूस द इंडियन गवर्नमेंट दैट कंट्रोल ओवर डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज, अंतर्राष्ट्रीय जो हमें लोन मिलेगा उस पर निर्भरता से क्या होगा, भारतीय गवर्नमेंट का अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी पॉलिसी से कंट्रोल धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है, विच इज़ द फीचर ऑफ रिफॉर्मेटिव मूवमेंट। तो हमने 3 प्रकार के मूवमेंट पढ़े हैं। पहला है हमारा रिडम्पटिव मूवमेंट, दूसरा रिफॉर्मिस्ट और थर्ड हमने देखा है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। रिडम्पटिव को हम रिलेट करते हैं कॉन्शियसनेस से, एरिया स्पेसिफिक कॉन्शियसनेस या स्मॉल कम्युनिटी स्पेसिफिक कॉन्शियसनेस। रिफॉर्मेटिव को हम लिंक करते हैं ग्रेजुअल एंड इंक्रीमेंटल, यानी स्लो चलता है। और रेवोल्यूशनरी को हम लिंक करते हैं पॉलिटिकल से और रेडिकल से। तो यहाँ पर पूछा गया है रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव को मैंने अभी बताया ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल यानी स्लो, तो ये वाला पॉइंट हमारा ठीक है। एंशिएंट सोशल सिस्टम में चेंज की बात करते हैं, यस। एंड पीसफुल मेथड, बहुत पीसफुल मेथड होते हैं, यस, ये भी ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है अगेन हमारे पास। The ecological movement is a diverse scientific, social and a political movement for addressing environmental issues. पारिस्थितिकी आंदोलन पर्यावरण जो मुद्दे हैं उनको संबोधित करने के लिए एक विविध वैज्ञानिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है। रीज़न क्या बोलता है, द चिपको मूवमेंट इज एन एग्जाम्पल। चिपको मूवमेंट एक उदाहरण है ऑफ द इकोलॉजिकल मूवमेंट, पर्यावरण से संबंधित आंदोलन का, इन द हिमालयन फुटहिल, जो कहाँ पर हुआ था, हिमालयन फुटहिल पर हुआ था। अच्छा, हम यहाँ देखते हैं, हाँ ए भी हमारा करेक्ट है और आर भी हमारा करेक्ट है। लेकिन अगर हम आर देखते हैं तो आर हमारा इकोलॉजिकल मूवमेंट के एक एग्जाम्पल की बात कर रहा है यहाँ पर। ये नहीं बता रहा है कि इकोलॉजिकल मूवमेंट कैसे साइंटिफिक है, सोशल है और पॉलिटिकल मूवमेंट है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, यानी ए इज़ ऑल्सो ट्रू, आर इज़ ऑल्सो ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये भी हमारा असर्शन रीजन बेस्ड है। ओनली दोज फार्मर्स हु वर एबल टू प्रोड्यूस सरप्लस फॉर द मार्केट, यानी ऐसे किसान जो मार्केट में पैसा लगा सकते थे, वर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रीन रिवॉल्यूशन, केवल वही ग्रीन रिवॉल्यूशन से बेनिफिट ले सकते थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की हमारी टेक्नोलॉजी जो थी या जो हाई वैरायटी के सीड्स थे वो बहुत कॉस्टली थे। रीज़न हमें बताता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कुड नॉट बेनिफिट, छोटे और जो बिल्कुल कमज़ोर किसान थे उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला था
फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन, उनको ग्रीन रिवॉल्यूशन से कोई बेनिफिट नहीं मिला था, केवल जो बड़े किसान थे उनको बेनिफिट मिला था, क्योंकि इनपुट, फर्टिलाइज़र, हाई वैरायटी सीड्स ये सब बहुत कॉस्टली थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Now question number 16, arrange the following steps involved in the implementation of Land Sealing Act in the correct chronological order। लैंड सीलिंग एक्ट से संबंधित यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनको हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो लैंड सीलिंग एक्ट में हम देखते हैं कि लैंड की एक लिमिट डिसाइड की गई थी, एक्सेस लैंड जिनके पास थी वो एक्सेस लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी लैंडलेस फार्मर्स को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को। तो अगर हम देखते हैं इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ये सबसे लास्ट में हुआ होगा, हमारा सबसे लास्ट का प्रोसेस होगा। हाउस होल्ड लैंड होल्डिंग आर एसेस, जो लोग थे, जो फार्मर्स थे, उनकी लैंड होल्डिंग का मूल्यांकन किया गया कि किसके पास कितनी ज़मीन है। स्टेट आइडेंटिफाइज सरप्लस लैंड बियॉन्ड द सीलिंग लिमिट, सीलिंग लिमिट से ज़्यादा जिसके पास और ज़्यादा लैंड था उसको आइडेंटिफाई किया गया। लैंड सीलिंग लॉ आर इनैक्टेड बाय द गवर्नमेंट, और लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर हमें कोई किसी भी एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, सबसे पहले हमें एक्ट को लाना होगा, यानी 4th नंबर हमारा सबसे पहले हुआ होगा, और ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मूल्यांकन किया जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कितनी लैंड है, तो ये बताता है हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर 2nd नंबर का पॉइंट, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में। फिर उसके बाद जिनके पास ज़्यादा लैंड है, लैंड सीलिंग एक्ट में जितना एक लिमिट बताया गया था उससे ज़्यादा जिनके पास ज़मीन है उनको निश्चित किया गया, यानी कि 3rd वन हमारा। एंड देन उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस लैंड, जो एक्स्ट्रा लैंड थी उसको लैंडलेस फैमिलीज, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में डिवाइड कर दिया गया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के 16 MCQs। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। विद लॉट्स ऑफ विशेज़। बाय बाय एवरीवन।